Good morning. We are back. How was the unit test? Hope you have done fine. Got your papers? We'll be checking and letting you know your marks. Everybody has done well, I hope so. Intelligent children, Yola, we know that. And I know nobody must have copied my children after all. I know, very intelligent. Yes. So now let's start with our next topic. बंदर का धंधा हो गया था हमारा. हमने बहुत सारी दवाइयाँ सीखी. आशा करती हूँ कोई भी बीमार नहीं पड़ा होगा. और अब आगे की पढ़ाई की जारी रखने के लिए हमारा अगला लेसन है पृथ्वी से अग्नि तक. पृथ्वी से अग्नि तक के लिए तुम देख सकते हो पृथ्वी की तस्वीर. अग्नि तक के लिए तो मार्स पे जो गए थे, मार्स के लिए मिशन मंगल का था, वो जस्ट तुमको ऐसे एक दिखाने के लिए मैंने पिक्चर पोस्ट की है. पृथ्वी से अग्नि तक. यहाँ पर हम बहुत सारी फोटोज देखेंगे. ये एक्चुअली लेसन है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर. और उन्होंने अपने संस्मरण में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण था, उन्होंने अपने संस्मरण में बहुत अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. हम देखेंगे अभी एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो. हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं उन्होंने. तो आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के लेसन पर. पृथ्वी से अग्नि तक उन्होंने ये मिसाइल बनाई थी. पृथ्वी मिसाइल भी बनाई थी, अग्नि मिसाइल भी उन्होंने ही बनाई थी. तो ये सारा श्रेय, ये क्रेडिट, ये उनको जाता है. और अभी हाल ही में जुलाई में उनकी पुण्यतिथि भी हमने मनाई. बालासोर में अंतिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम, बालासोर में अंतिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी. अब बालासोर स्टेशन जो है, फोटो दिखा सकती हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोगों समझ में आए. ये आंध्र में है बालासोर स्टेशन. इट इज अ रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश. और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हमारे श्रीहरिकोटा, ये लॉन्चिंग पैड है. श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग पैड है. तो यहाँ हम लोग मिसाइल्स, रॉकेट्स लॉन्च करते हैं. जैसे मिसाइल तुम लोग देखोगे, रॉकेट तुम लोग देखोगे अभी पिक्चर में, तो वो वहां से लॉन्च किया जाता है. और इसकी शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी. और वो पता है पहली मिसाइल कैसे लाए थे? वो साइकिल पे लेकर आए थे पहली मिसाइल. साइकिल पे, बुलेट कार्ट. तब वहाँ कोई, अभी तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उसके हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है. लेकिन उस समय फर्स्ट मिसाइल जब लेके गए थे तो वो साइकिल पे लेके गए थे. अगर पिक्चर मिलता है तो मैं दिखाऊंगी. हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण में के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी. पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा, जैसे मैंने बताया अभी, ये श्रीहरिकोटा इज अ प्लेस, ये अंतरिक्ष केंद्र है. वहां पर, वहीं से रॉकेट्स, फिर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं. रॉकेट तो इस तरह से वो सैटेलाइट में जो छोड़े जाते हैं वो लॉन्च किया जाता है. इनमें से एक लॉन्चिंग पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे. अब तुमने अगर परमाणु फिल्म देखी है तो उसमें उन लोगों ने वो लॉन्चिंग पैड तैयार किया था. वो किस तरह से कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उस लॉन्चिंग पैड का कैसे तैयार किया, फिर वहां पर मिसाइल कैसे उन लोगों ने लॉन्च की, किस तरह से उन लोगों ने सब तैयारी की थी, वो उसमें ये इंक्लूड होता है. लॉन्चिंग पैड होता है, एक ब्लॉक हाउस होता है,
एक नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र, ये सब शामिल होता है। ये सब उनका उस पूरे पैकेज में आता है कि ये सारी चीजें जहां पर रॉकेट लॉन्च होगा यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा जाने वाला था। अब ये जो पृथ्वी उपग्रह है, उपग्रह सैटेलाइट, पृथ्वी उपग्रह को सुबह कितने बजे छोड़ा जाने वाला था? सुबह 11:23 पर छोड़ा जाने वाला था। देख रहे हो तुम लोग उपग्रह की तस्वीर? इसको ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। यहाँ पर तुम लोग देखोगे, मैं बताना चाहूंगी कि ये एक लॉन्चिंग पैड है। ये एक लॉन्चिंग पैड है, लेकिन ये जो है ये है उपग्रह। ये खाली इतना पार्ट जो रहता है वो जाता है, लेकिन ये पूरा रॉकेट इस तरह से स्टैंड बाय किया जाता है और फिर धीरे धीरे इसके टुकड़े जो हैं एक एक करके नीचे छूटते जाते हैं या पीछे छूटते जाते हैं, और फिर खाली ये जो इतना पार्ट है ये ही जाता है आगे। तो पृथ्वी उपग्रह को इन लोगों ने पहले तैयारी की कि हम लोग कितने बजे छोड़ेंगे? 11:23 पर। डेट कौन सी? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा जाने वाला था। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, अभी देश का जो रॉकेट विज्ञान था उसके इतिहास में ये एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी घटना यानी एक युग को बदलने वाली घटना। हमारे यहाँ कुछ लोगों के नाम युग रहते हैं, वो अपना नाम सुन के बड़े खुश हो जाएंगे, तो उसको बदलने वाली घटना थी, युगांतरकारी घटना थी। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। अगर अभी हम देखें तो अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ में, हमने राफेल खरीदा, और वो राफेल हमने किस लिए खरीदा? ताकि हम बिना दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जाए, हम यहीं से उसको मिसाइल दागेंगे तो हमको जो उनके एरिया में जहां पर टारगेट करेंगे वहां उनका एरिया पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तुम लोगों ने अभी फिलहाल लेबनान का भी वो देखा होगा कि वो किस तरह से वहां पर विस्फोट हुआ लेबनान में, और उसका न्यूज कितने दिन तक चलता रहा। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक एटॉमिक विस्फोट था, परमाणु विस्फोट था, और उसका बलून टाइप मशरूम क्लाउड्स जैसे हुए। तो ये सारे चीजें जो हो रही हैं अभी, तो उस समय एक रॉकेट को लॉन्च करना मतलब पूरे इतने सारे सालों में कभी नहीं किया इंडिया ने, वो पहली बार करने जा रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हम जिस पोजीशन में हैं इससे भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम कैसे ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी तो इंटेलिजेंस है, हमारे पास भी लोगों का दिमाग है जो काम करता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने तो ये सिद्ध कर दिया था कि वो तो एक मामूली से बैकग्राउंड से आते हुए उन्होंने इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करने का बीड़ा उठाया था। आगे बढ़ते हैं। एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक डेवलप्ड नेशंस कर रहे थे जो अब तक, वो हमने करके दिखाया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे वर्ल्ड में बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये सब क्रेडिट किसको जाता है? तो हमारे राष्ट्रपति कलाम को। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? सिर्फ एक मिसाइल बना ली तो क्या वो हमेशा जन्म जन्मांतर तक वही काम करेगी क्या? नहीं, और भी तो उसके आगे भी तो बढ़ना था ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा?
क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अब हुआ क्या कि एक पृथ्वी बना तो लिया, तो वो क्या पर्याप्त होगा? वो पूरा पड़ेगा? हमने एक पृथ्वी बना लिया तो अभी हमको दुनिया से लड़ने की ताकत आ गई। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे तो भी हमारे जैसे कि हमने बहुत बड़ा परमाणु बम बना लिया और वो हम कर देंगे। इस हिसाब से हमने काम किया क्या? तो बस उतना ही पूरा होगा हमको? उसके आगे हमको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की? या हम इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे तो चलेगा, हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश हो गए? नहीं, इसके आगे भी हमको और भी इस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार करना था, हमको आगे और बढ़ना था और उसके लिए 500 से एक अग्नि मिसाइल हमको लॉन्च करनी थी। सैटेलाइट्स तो हमने लॉन्च किए थे, पृथ्वी भी हमने मिसाइल बनाई थी, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च के बाद वो सैटेलाइट का काम अलग होता है, पृथ्वी मिसाइल बनाने का काम अलग होता है और उसमें 500 वैज्ञानिक की एक टीम बनाई गई थी। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व प्रयास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अब अग्नि का प्रक्षेपण कब लॉन्च करने वाले थे अग्नि को वो लोग? वो करने वाले थे 20 अप्रैल 1989, 20 अप्रैल 1989 को करने वाले थे। और ये एक अलग प्रयास या अलग अभ्यास होने जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि सुरक्षा संबंधी खतरे भी तो अलग होते हैं। तुमने अगर परमाणु पिक्चर देखी होगी तो तुमने देखा होगा कि जब उन लोगों ने वो परमाणु बम बनाया था तो उस तरह किस तरह से उन लोगों ने छुप-छुपा कर, कितनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद, कितना नाम बदलकर, भेष बदलकर ये सारी चीज़ें वो करते रहे थे। और तब जाके वो सक्सेसफुल रहे थे और उनको कितने दिन तक छुपकर और ये सब काम करना पड़ा था, दुनिया की नज़रों से भी, अपने की नज़रों से भी। तो इस तरह से जब हम कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं या मिसाइल तैयार की जाती है तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो लिए भी जाते हैं। जिस समय हम टी से 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे तुरंत सुधार लिया गया। अब जब वो T14 पर थे तभी उनको एक फिर से मैसेज आया कि एक कोई उपकरण जो है उनका एक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर होल्ड के लिए कहा गया। फिर थोड़े ही टाइम में जगह-जगह होल्ड के एरर्स आने लगे। अब ये देखकर टीम तो परेशान हो गई होगी फिर से। तो मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बाँटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अब कौन सदस्यों से मिलने के लिए गया? तो कलाम साहब, यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो इस पिक्चर में कि वो मिलने के लिए गए और उन्होंने एड्रेस किया उस टीम को कि मैंने जब मेरा प्रक्षेपण यान बनाया था, जो सैटेलाइट बनाया था, वो समुद्र में गिर गया और जोकिंगली उन्होंने कहा कि उसकी जो लैंडिंग थी वो सही हुई, सफल हुई। अगर वो कहीं ज़मीन पर गिरता तो कितने लोगों को ले डूबता और कितने लोगों का नुकसान होता। एटलीस्ट वो समुद्र में गिरा तो सभी लोग बच गए और वो लैंडिंग उसकी सफल कहलाई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। क्या वो समुद्र में से जाके अपना प्रक्षेपण यान वापस ला सकते थे? नहीं। उनको तो पूरी और ये सब बनाने में खर्चा कितना आता है तुमको तो अभी इस बात का आइडिया बहुत अच्छे से हो गया होगा कि इस पैंडेमिक में लोगों की तो कई लोगों की नौकरी अभी तुम्हारी जैसे फीस भरनी है या तुम्हारे अपने खर्चे हैं, घर का खर्च चलाना है। कई पेरेंट्स की तो नौकरी भी नहीं है, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, तो वो किस तरह से मैनेज करते होंगे? ये सिर्फ एक घर चलाने में। तो ये हमको जब ऐसी मिसाइलें बनानी पड़ती हैं तो इनमें तो कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं और अगर वो सफल नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो फिर उसका नुकसान कितना उठाना पड़ता है, वो नुकसान हमारा देश उठाता है। तो इसलिए वो बोले कि तुम्हारी मिसाइल तो अभी तुम्हारे सामने है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे तुम सुधार नहीं सको। 1-2 हफ्ते का काम है, जाओ उन्होंने एड्रेस किया लोगों को, जाओ और जाके अपने काम में लग जाओ, काम को सुधारो। तो अगले 10 दिन तक दिन-रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद मतलब उन लोगों ने एक
स्क्रूटिनी की कि क्या हम कहाँ गलत हुए, और फिर सारा प्लानिंग के साथ वो लोग फिर से तैयार हुए काम करने के लिए। तो 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया गया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान जब वो ट्रायल चल रहा था उनका, तभी फिर से उनको T10 पर एक होल्ड का संकेत दिखाई दिया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। मैंने DRDL, RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर के साथ अपने बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। तो जब कलाम साहब ने ये संबोधन दिया अपने उन टीममेट्स को, कि हमको तो कितने लोग ऐसे रहते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, और अगर जितना बड़ा मौका रहेगा उतनी ज्यादा उसमें चैलेंजेस रहते हैं। वो चैलेंजेस हमको एक्सेप्ट करने चाहिए, हमको वो चैलेंजेस लेने चाहिए, ताकि हम आगे अपने देश के लिए, क्योंकि इस देश ने हमें जो भी दिया है या हम जो भी हम अभी पाने के हकदार हैं वो देश हमें दे रहा है। तो क्या देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम देश के लिए इतना थोड़ा थोड़ा कुछ तो भी करें। अभी तुम भी इस देश के ही नागरिक हो, तो इस देश ने तुमको जो भी दिया, तुम जो भी बचे हो, जैसे भी हो, आगे चल के तुम कल के नागरिक बनोगे तो तुम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करना चाहोगे। कलाम जी ने उनको कहा। तो फिर, और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जब उनके संबोधन खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि कई लोग आपस में एक दूसरे को वादा कर रहे थे कि हम महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के लिए हम यहाँ पर वापस मिलेंगे। और ये किसी सैकड़ों, मतलब 2000 लोग थे, और 2000 लोगों ने आपस में एक दूसरे से वादा किया और वो फिर से काम में जुट गए। उनका क्या लक्ष्य था कि अग्नि मिसाइल को लॉन्च करना है मई महीने के अंत तक, और सब फिर से काम में लगे। काम करते करते अभी जब उनका काम पूरा होने को आया तो फिर से नई समस्या उत्पन्न हो गई। और समस्या क्या थी? उन लोगों ने 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरी समस्या क्या थी उनके आगे, कि चक्रवात चक्रवात तूफान आ रहा था। तूफान आएगा तो उनकी जो मिसाइल है, वहां पर स्टैंड में तुमको बाद में फोटोज दिखाऊंगी जिसमें कैसे लॉन्चिंग पैड कैसा होता है, स्टैंड कैसे करते हैं, मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है, वो सारे फोटोज है मैंने रखे हैं। वो मैं तुमको लेसन के अंत में बताती हूँ, इन बिटवीन अब नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो एडिटिंग में भी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो जिस तरह से भी उन लोगों ने, अब चक्रवात आएगा तो क्या होगा? इग्निशन हो पाएगा क्या? नहीं। पानी बरस जाएगा तो इग्निशन नहीं होगा, इग्निशन नहीं होगा तो मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। ये तकलीफ थी। अब चक्रवात का खतरा खतरा जो था वो मंडरा रहा था। उन्होंने सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट में जैसे पूरी बाढ़ आ गई मैसेजेस की। जैसे तुमको अगर पेपर आने में थोड़ी लेट हो जाता है या कोई मटेरियल नहीं मिल पाता है तो तुम लोग कैसे टीचर्स को बाढ़ भेजते रहते हो, टीचर आई डिड नॉट रिसीव, टीचर आई डिड नॉट, इट इज नॉट ओपनिंग, इट इज नॉट ओपनिंग। वैसे ही वहां पर भी आने लगे। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया। कौन सी डेट फिक्स की गई लॉन्च के लिए? 22 मई 1989। यह पूर्णिमा की रात थी। अब पूर्णिमा की रात तो तुमको मालूम है वो हाई टाइड का बहुत प्रॉब्लम होता है कोस्टल रीजन में, टाइड्स बहुत हाई रहती है पूर्णिमा वाली रात को। तो ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित तोड़ना नहीं चाहता था, टूटना नहीं चाहता था। वो सपना हमारा था, उसको हम तोड़ नहीं सकते थे, हम टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। एक लंबी खामोशी के बाद तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था और क्या था जो मेरे पास नहीं था? अब कलाम की अगर तुम आत्मकथा पढ़ते हो तो तुमको पता चलेगा कि सिंपलेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। जब वो राष्ट्रपति बने
तो जब रक्षा मंत्री ने उनसे सवाल किया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सोचने लगे कि मेरे पास ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो ही एक द सिंपलेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ वाज़ राष्ट्रपति कलाम। उनके जब वो राष्ट्रपति पद पर रहे तो उनके पास टोटली 4 से 5 सूट थे, 2 जोड़ी जूते, कुछ किताबें जो वो पढ़ा करते थे और उनकी कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस, ये उनकी प्रॉपर्टी रही। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे और क्या चाहिए? कौन-सी चीज़ मुझे और खुशी क्या दे सकती है? तो उनकी एक लाइफ हमेशा इंस्पायरिंग रही है और तब उन्होंने सोचा मुझे कि हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अगली मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, यानी जो भी उनके नॉर्म्स कंडीशंस थे वो पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर गए थे। 5 साल लगे थे उनको लॉन्च पैड पे जाने के लिए। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे और कंटिन्यूअस उनको फेलियर भी मिलता रहा कि वो काम करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो फेल हो जाते थे, फिर काम करते थे, फिर फेल हो जाते थे। इस तरह से उनके 5 हफ्ते निकल गए थे। लेकिन अतः हमने यह करके दिखा दिया। आखिरकार उनको सफलता मिली। अभी तुम भी जब गेम खेलते हो तो तुमको एक लेवल पे समझो, मान लो तुम लोग 3rd लेवल या 4th लेवल पे अटक गए, तो तुम क्या खेलना छोड़ देते हो? नहीं, तुम वो ट्राई करते रहते हो जब तक तुम कंटिन्यू उसको पार नहीं कर पाते। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। किसके? उन सभी साइंटिस्ट के इंक्लूडिंग कलाम। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। वो मिसाइल कितने सेकंड के लिए लॉन्च की उड़ी थी? 600 सेकंड। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला था। और उनकी सारी मेहनत जो थी वो सफल हो गई थी। उनकी उड़ान जो थी वो सक्सेसफुल रही थी। अब मैं कुछ फोटोज तुमको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से मिसाइल की लॉन्चिंग के फोटोज रहते हैं, क्या किस तरह से होता है। ये होता है सैटेलाइट। एक पहले फोटो गई, सैटेलाइट इसे कहते हैं। ये सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं स्पेस में। तो ये स्पेस में जब जाता है तो ये जो साइड के हैं ये सब निकल जाते हैं और खाली ये जो बीच का रहता है ना, ये इतना पार्ट, ये सैटेलाइट का पार्ट उधर घूमता रहेगा। धीरे धीरे इसका खाली कैमरा नीचे का पार्ट एक रह जाता है, बाकी के सारे पार्ट इससे बिछड़ जाते हैं। सेकेंड फोटो में दिखाना चाहूंगी तुमको कि जब इग्निशन होता है, ये इग्निशन, द स्टार्ट ऑफ एन एक्सपांशन, हाउ टू इग्नाइट व्हेन द रॉकेट इग्नाइट, तो वो किस तरह से उसकी शुरुआत होती है और वो किस तरह से धरती को छोड़ता है। अब थ्रस्ट मिलता है उसको और फिर वो धरती को छोड़ते हुए जाता है। यहाँ पर देखो धरती को पूरा वो स्टैंड जो लगा था, यहाँ पर वो स्टैंड को छोड़ के ऊपर स्पेस की तरफ जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चिंग। ये होता है रॉकेट लॉन्चिंग। आगे दूसरी फोटो में और दिखाना चाहूंगी कि ये उसका लॉन्चिंग स्टेशन होता है, इसको बोलते हैं लॉन्चिंग स्टेशन। और ये देखो रॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है। इसका खाली ये हिस्सा ही उसके साथ में आगे जाएगा, बाकी का ये सारा हिस्सा धीरे धीरे नीचे पीछे कूदता जाएगा। ये लॉन्चिंग पैड है, ये जो पूरा दिख रहा है ना बिल्डिंग के जैसा, कोई छोटा मोटा नहीं रहता है। लॉन्चिंग पैड ये टेस्ट के लिए तैयार है। और फिर यहाँ पर आएंगे हम, दूसरा फोटो दिखाऊंगी मैं। ये इन 1963 जब पहला हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वहाँ पर देखा गया था श्रीहरिकोटा में, तो ये इस तरह से दिखता था उसमें और आज के हमारे लॉन्चिंग पैड में डिफरेंस तुम लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा। सी द मॉडर्न टेक्निक, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। हम इस तरह से आजकल रॉकेट अपने लॉन्चिंग करते हैं और हमारे लॉन्चिंग स्टेशन का रूप भी पूरी तरीके से बदल गया है। तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको बोलेंगे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। I hope you have understood the lesson and लेसन में लॉन्चिंग व्हीकल, मिसाइल लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग का मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पिक्चर्स के साथ में, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ सके और तुम अपना काम, अपनी पढ़ाई
रीडिंग ऑफ द लेसन इज मस्ट। ये लेसन को 2-3 बार पढ़ना, तब जाके तुमको समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले हफ्ते दूंगी। रीड द लेसन। डिक्टेशन वर्ड्स आई विल लाइक दैट यू, घर में कोई है तो वो तुम्हारा डिक्टेशन ले ले, जैसे हम लोग क्लास में लेते थे डिक्टेशन। इस तरह से डिक्टेशन कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी गिविंग यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर। थैंक यू।